एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में रहेंगे। 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री की यह पाकिस्तान यात्रा होने जा रही है। इसके पहले विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज 2015 में अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक मल्टीलैटरल समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं। जाहिर सी बात है, एससीओ समिट में हिस्सा लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि अन्य तमाम सहयोगी जैसे कि ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो पूरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो चीन, इन सभी देशों के प्रतिनिधियों से भारत को मुलाकात करने का मौका मिलेगा। यहां पर 15 तारीख की शाम में डिनर का आयोजन भी है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग से मुलाकात करेंगे? क्या वो ईरान के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, इनसे मुलाकात करेंगे? इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन हां, इसमें कोई शक नहीं है कि एक चर्चा, एक सुबुगाहट भारतीय कूटनीतिक क्षेत्र और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कूटनीतिक क्षेत्र में है कि क्या रात्रि भोज के पहले या बाद में, जिसे कहते हैं एक पुल आउट, यानी कि आप अचानक से उठते हैं, हाथ मिलाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं, इसकी संभावनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं? क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एस जयशंकर की मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है? हाथ मिलेंगे तो दिल भी मिल जाएंगे क्या? मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसी मुलाकात की संभावना न के बराबर है। इसके बहुत ठोस वजह है मेरे पास। सबसे पहले अगर आज आप देखिए तो पाकिस्तान एक नेता विहीन देश है। आप कहेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है। बिल्कुल सही साहब, पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उस पूरे गठबंधन को एक साथ लाने वाले प्राइम मिनिस्टर एमिरेटस नवाज शरीफ हैं। लेकिन इनके मैंडेट को कोई मानता नहीं है, इनकी सरकार की चलती नहीं है, इनके सरकार की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यह सरकार तो खुद ही अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। भारत से यह क्या बातचीत करेगी? आज अगर आप देखिए तो पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर जो अभी जेल में बंद हैं, जबरदस्त समर्थन है। और यह समर्थन पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देता है, जहां पर जबरदस्त अराजकता है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है, रैलीज हैं और इमरान खान के नाम पर लोग मरने मिटने को तैयार बैठे हैं। तो क्या इमरान खान को जेल से बाहर अगर निकाल दिया जाए तो वो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे और उनसे हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए? यह भी अपने आप में 1,00,000% का सवाल है। चलिए, हम तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार और फौज, ये दोनों दो चेहरे हैं पाकिस्तान के। अगर आप पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार से बात करें तो फौज पसंद नहीं करती, फौज से बात करें तो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार किसी मायने को आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन अब तो स्थिति पाकिस्तान में फौज की भी बहुत बुरी है। पाकिस्तान के आर्मी अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर खुद अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की फौज आज 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा जो कि पाकिस्तान के आधुनिकीकरण और उसके लोकतंत्र में अपना विश्वास प्रकट करता है, और दूसरा जो कि चाहता है किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन को अंजाम दे दिया जाए और पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला जाए जहां भारत के साथ युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित हो, अफगानिस्तान के साथ युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित हो और ईरान के साथ भी बकझक होती रहे। यानी कि आज पाकिस्तान में कोई स्पष्ट नेतृत्व है ही नहीं। भारत से बातचीत के मसले पर भी पाकिस्तान की फौज 2 धड़ों में बटी हुई है। एक जो कि मानती है कि भारत के साथ पाकिस्तान की बातचीत होनी चाहिए ताकि कम से कम बातचीत का सिलसिला चलता रहे और वैमनस्य बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े, जबकि दूसरा जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लेकर आगे चलने की बात करता है, उसके लिए तो बातचीत बहुत दूर की बात है। वो पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान के इस्लामिक बॉम्ब के जरिए हिंदुस्तान को खत्म कर देना चाहते हैं, न्यूक कर देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हेड्स हैं, ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा भारत बात करे तो किससे करे? मौजूदा सरकार से बात करने का मतलब नहीं है, सेना से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इमरान खान तो जेल में है, किससे बात करें? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत का कोई मसौदा है नहीं, कोई अवसर है ही नहीं।
क्या इसके पहले बातचीत नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है साहब। बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के बीच में लगातार रही है 2015 के बाद से भी। 2016-17 में पाकिस्तान और भारत के एनएसए की बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही। न्यूट्रल ग्राउंड्स पर दोनों मिले, बातचीत हुई। यूएई ने स्पष्ट खुद ही कहा कि 2021 में उसने ऐसा मौका प्रदान किया था जिससे दोनों पक्ष बैक चैनल डिप्लोमेसी से एक साथ आ सकें और उसके साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या एलएसी एलओसी जिसको हम कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज फायर जो 10 साल से चला आ रहा था, उसकी एक्सपायरी 2021 में थी, उसको हमने 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। यानी दोनों देश समय रहते सीज फायर बहाल रखने के लिए मिले, बातचीत की। लेकिन यह सब कुछ सार्वजनिक नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे 99 में। जवाब में करगिल का युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया गया। बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार उसके बाद चलती रही, अमेरिका का दबाव रहा और उसके बाद वाजपेयी सरकार ने एक और पहल ली। 2004 में चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे। 2004 का डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री उस वक्त के वाजपेयी साहब और पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने साइन किया था, जो आज भी कहीं धूल फांक रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने इस बैक चैनल डिप्लोमेसी की एंगेजमेंट को जारी रखा। जवाब में 26/11 मुंबई में मिला एक ऐसा हत्या का तांडव, एक ऐसा आतंक का तांडव जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और 2015 में क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत। नवाज शरीफ के घर गए, उनसे मुलाकात की। जवाब में क्या मिला? पठानकोट पर आतंकी हमला जैश ए मोहम्मद का। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से आप चाहे बातचीत करें या ना करें, पाकिस्तान आतंक के कारोबार को बंद नहीं करने वाला है। और जब तक पाकिस्तान आतंक के इस खेप को नहीं बंद करता और पाकिस्तान के गुलाम के तौर पर अपने आप को रखे रहता है, तब तक उस पाकिस्तान से बातचीत करने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगुवाई की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के साथ साथ इस सरकार की एक और मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं, पीडीपी भी चाहती है। यहां तक कि दिल्ली के बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो तमाम लोग जो डव पॉलिटिक्स यानी कि कबूतर पॉलिटिक्स पर बहुत विश्वास करते हैं, ये तमाम लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जॉइंट हेरिटेज को बचाने के लिए, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हेरिटेज को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। यही एक रास्ता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम विचारकों से, साहब आप जरा बताइए, जो देश भारतीयों की खून के साथ होली खेलता हो, उस देश के नागरिक, आर्टिस्ट, फिल्म्स, म्यूजिक, आर्ट, इन सबको भारतीय अपनी गाढ़ी कमाई से क्यों स्पॉन्सर करें? क्यों हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती दें? इसलिए ताकि वो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर आतंकी गतिविधियां भारत में और ज्यादा फैलाएं। यह सवाल इसलिए भी और बहुत मौजूद हो जाता है। जरा सोचिए, बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स और बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर किस तरह का जुल्म ढाया है। 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में 35 हादसे रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में विध्वंसकारी ताकतों ने माइनॉरिटी हिंदूज पर अत्याचार किए हैं। हमले हुए हैं, हिंसा हुई है, क्षति पहुंची है, आग लगाई गई है। बांग्लादेश की सरकार कहती है कि एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स हैं, भारत सरकार सही नहीं बोल रही। लेकिन क्या यह सच है? भारत सरकार ने इसकी घोर निंदा की है। तो क्या आज बंगाल के तमाम लोगों को बांग्लादेश से आई पद्मा हिल्सा खाने की आवश्यकता है? 2000 रुपए किलो पद्मा हिल्सा मिल रही है कोलकाता में। क्या हमें वो खाना आवश्यक है? नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को क्यों मजबूत करें हम, जब वहां के हिंदुओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को क्यों मजबूत करें हम, उनके नागरिकों को, उनके तमाम म्यूजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को क्यों बढ़ावा दें, जब वो हमारे देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलते हैं?
और आज पाकिस्तान बातचीत करने को लोग क्यों आतुर है, जरा सोचिए ना। पाकिस्तान का आज जो पश्चिमी बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगा हुआ, वो उसके नियंत्रण से बाहर है। तहरीके तालिबान पर नियंत्रण पाना है, इसलिए वो तालिबान के साथ मिलकर किसी भी तरीके से अपनी पश्चिमी सीमा को शांत करने में लगा हुआ है। ईरान से सटी सीमा बलोच आंदोलनकारियों की वजह से आज बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान चाहता है कि इन दोनों सीमाओं पर उसकी शांति हो, और जैसे ही वो होगा उसके बाद याद रखिएगा, पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा यानी कि भारत की पश्चिमी सीमा LOC पर आतंकी गतिविधियों को इतना बढ़ा देगा कि हम खुद तौबा तौबा करते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन मिलकर अपनी टू फ्रंट थ्योरी को कितने आसानी से अंजाम देंगे, जरा सोचिए। पाकिस्तान अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर यानी कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर दबाव डालेगा, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर दबाव डालेगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर तक, सियाचिन वैली तक, और चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारे ऊपर दबाव डालेगा। और हम बस बैठे रहें क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थितियां किसी भी तरह से किसी भी सम्मानपूर्वक देश को बर्दाश्त नहीं है। लोग यहां पर इजराइल का एग्जाम्पल देंगे, मैं इजराइल का एग्जाम्पल नहीं देता, लेकिन मैं यह कहता हूं कि कम से कम भारत की खुद की अपनी नीति तो होनी चाहिए। हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, उन तमाम देशों के खिलाफ खड़े होंगे जो आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। अब तो उम्मीद बस यही है साहब, विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से चीन को खरी खोटी हर सार्वजनिक मंच पर सुनाते हैं, क्या वो पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की बखिया उधोड़ते हैं? क्या SCO समिट में अपने भाषण के दौरान जब वो आतंकवाद के मसले पर चर्चा करेंगे, आतंकी गुटों के मसले पर चर्चा करेंगे, तो क्या वो पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाएंगे? अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज अ टाइम टू कॉल अ स्पेड। मैं तो कहता हूं कि भैया स्पेड तो काले रंग का होता है, लेकिन कालिक से पुते इस पाकिस्तानी स्टेट को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का इससे बेहतरीन मौका भारत के पास नहीं होगा। जयशंकर साहब को अपने ही चित परिचित अंदाज में पाकिस्तान की धरती पर SCO समिट के दौरान कुछ ऐसी बातें कहकर आना चाहिए जिसके बाद चर्चा आम हो। आखिर लगे तो कि भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा है।